नमस्कार साथियों, मैं अर्पित करियार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी की क्लास तीसरी में। बायोलॉजी की क्लास नंबर 3। बायोलॉजी की पहली क्लास में हमने कुछ शब्दावली पढ़ी थी और बायोलॉजी की दूसरी क्लास में हमने सेल के बारे में अध्ययन किया था, क्या सेल है क्या नहीं, और उसी के आगे से शुरुआत करेंगे। आज आगे से शुरुआत करने से पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी क्या था? बायोलॉजी था सजीव का अध्ययन। बायोलॉजी क्या था? बायोलॉजी था सजीव का अध्ययन। स्टडी ऑफ लाइव, सजीव का अध्ययन। जनक कौन थे? तो इसके बाद अगर जनक की आएगी तो जनक थे अरस्तु। उसके बाद बायोलॉजी की दो शाखाएं, एक थी जूलॉजी और दूसरी थी बॉटनी। जूलॉजी के जनक थे अरस्तु और बॉटनी के जनक थे थियोफ्रेस्टस। ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने सेल शुरू किया था। तो आपको बताया था सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सेल की सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका, और मृत कोशिका को कहते हैं बेटा नेफ्रोसिस, है ना। उसके बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, है ना। रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इतनी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। तो सबसे छोटी सेल यानी कोशिका। तो सबसे छोटी सेल अगर कहेगा तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। और याद करने का तरीका क्या बताया था? माइक्रो से याद रखेंगे आप। सेल याद कैसे रखेंगे? माइक्रो से रखेंगे, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमाइन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर क्या बनते हैं? क्रेब्स चक्र बनते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स ने की थी। क्रेब्स चक्र से क्या बनता है बेटा? ATP बनती है, और 38 ATP बनाकर एक ग्लूकोज बनाते हैं, और एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और एक दिन में कार्य करने के लिए हमें 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमने देखा था गाल्जीबाजी की खोज की थी किसने? कैमिलो गाल्जी ने। और गाल्जीबाजी क्या काम करता? तो जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही थी, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में यातायात करना, मतलब उसको पूरे शरीर तक पहुंचाना उसका कार्य था। किसका कार्य था? गाल्जीबाजी का कार्य था। और गाल्जीबाजी जो होता है बेटा, जो गाल्जीबाजी होता है, गाल्जीबाजी प्लांट में किस नाम से होता है? प्लांट में डिक्टियोसोम नाम से होता है। डिक्टियोसोम नाम से होता है।
प्लांट में गाल्जी बाल्जी के स्थान पर क्या होता है, डिक्टियोसोम होता है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कल, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंकाल था जो कोशिका को क्या करता था, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या था, वो क्या करता था, कोशिका को अंदर से सहायता प्रदान करता था। इसके एक सिरे पर हमने क्या देखा, इसके एक सिरे पर हमने देखा था कि एक सिरा बहुत चिकना था, एक सिरा बहुत चिकना था, और दूसरे सिरे पे बेटा क्या था, दूसरे सिरे पे राइबोसोम पाया जाता था। तो राइबोसोम की वजह से दूसरा सिरा क्या हो गया था, खुरदरा हो गया था। चिकने सिरे पर क्या बनता था, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा बनता था, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट बनता था। दूसरे सिरे पर प्रोटीन बनता था, है ना। फैट का कार्य क्या होता है, फैट का कार्य होता है चोट से बचाता है। फैट जो होता है वो चोट से बचाता है। फैट जो है वो क्या करता है, चोट से बचाता है। और प्रोटीन जो होता है वो वृद्धि, शरीर की वृद्धि में सहायता देता है ना। जो फैट की मात्रा होती है, फैट की मात्रा फीमेल में मेल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। फीमेल में, आप इसको लिख सकते हैं, पूछ सकता है, इसको पॉइंट में लिख लीजिए। फीमेल में फैट की मात्रा मेल से अधिक होती है, मेल से ज़्यादा होती है। फीमेल में जो फैट की मात्रा होती है वो मेल से ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो महिलाएं आपको देखने में बहुत ज़्यादा मोटी लगती हैं, जिनका शरीर आपको बहुत फैला सा लगता है, लेकिन उनका अगर वेट पूछोगे तो वेट बहुत कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बेटा जो फैट होता है ना, फैट एक रुई की तरह होता है। फैट एक रुई की तरह होता है। रुई को आप एक बोरी भर के, बोरी लीजिए, उसमें भर ठूस ठूस के अगर भरेंगे ना रुई को, और वजन उठाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1 किलो हो पाएगा, 1.5 किलो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, फैट जो होता है, फैट फैलता है। फैट क्या करता है, फैलता है, जिसमें वजन नहीं होता है। रुई में वजन होता है नहीं, ये सिर्फ क्या होता है, फैलता है। फैट सिर्फ रुई है एक शरीर का। और जिस तरह रुई सर्दियों में हमें क्या करती है, रजाई में रुई भरते हैं तो शरीर को क्या करता है वो, तो शरीर को आराम देता है। आराम देने का मतलब शरीर में हीट उत्पन्न करता है। इसी प्रकार फैट अगर ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, सर्दी कम लगती है। आपने सुना होगा जो मोटे लोग होते हैं उन्हें सर्दी कम लगती है। क्यों, क्योंकि फैट उस चीज़ को क्या एब्जॉर्ब कर लेता है ना। आपके जो तालू होता है ना, तालू में फैट की मात्रा अधिक होती है। जिनका पेट निकलने लगता है उनके पेट पे फैट की मात्रा अधिक होती है। तो फैट का कार्य क्या है, फैट हमें चोट से बचाता है। फैट क्या करता है, फैट हमें चोट से बचाता है। फिर दूसरी बात हमने बताई थी, जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है ना। कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। और ये किसने कहा था, तो बेटा कोशिका का जो सिद्धांत है, जो कोशिका का सिद्धांत है, यानी सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी, ये स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। स्लाइडेन एवं स्वान ने जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को किसने दिया था, तो सेल थ्योरी को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने ही कहा था कि क्या, कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या कहा था, जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना है, वो मिलकर बना है बेटा कोशिका से। यहाँ तक चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। अब क्लास को आगे शुरू करते हैं।
तो जो चीज़ें समझाएंगे उसका साइड में बना देंगे फिगर, और उसको फिगर से समझाते रहेंगे, क्योंकि फिगर से चीज़ें बड़ी आसानी से और अच्छी तरह समझ में आती हैं। तो हमने क्या बनाया था, एक था माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ चुके थे, गोल्जी बॉडी पढ़ चुके थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके थे, है ना। इतनी चीज़ें कल तीन चीज़ें हम पढ़ चुके थे। इसके आगे बेटा हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। मतलब जो कोशिका झिल्ली है ये पेड़ पौधों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये हो गई कोशिका झिल्ली, है ना। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी बेटा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, आपको खुद देख के समझ में आ रहा होगा। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है बेटा, जो कोशिका के अंदर के अंग होते हैं, जो कोशिका के अंदर के अंग होते हैं, कोशिका के अंदर के सभी अवयव होते हैं, वो इसी कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम लोग वैक्यूल्स पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब क्या इसी कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं, इसी कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं, है ना। यानी पहला पॉइंट क्या हो गया, तो पहला पॉइंट अगर यहाँ आप लिखना चाहेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कोशिका के अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, इसी झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। है ना। तो कोशिका के अंग हैं वो इसी झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। ये इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम बेटा ये है कि कोई भी बाहर का अवयव अगर क्या करेगा, इसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा, कोई भी बाहरी अवयव अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो ये क्या उसे रोकेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, उसे रोकेगा। यानी इसका दूसरा कार्य क्या हो गया, इसका दूसरा कार्य क्या हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले अवयवों को नियंत्रण करता है। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या यह जो कोशिका झिल्ली होती है ये पारगम होती है कि अर्धपारगम होती है, मतलब यह कोशिका के झिल्ली के अंदर कोई नहीं जा सकता क्या, इस कोशिका की झिल्ली के अंदर क्या कोई नहीं जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इस कोशिका के अंदर की कोशिका झिल्ली के अंदर यानी सेल के पास जा सकता है। कौन कौन जा सकता है,
लाइसोसोम जा सकता है, सेंट्रोसोम जा सकता है और गोल्जी बॉडी जा सकता है। ताकि आपको पता है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, पूरे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यहाँ की कोशिका, यहाँ कोशिका, यहाँ कोशिका, यहाँ यानी जो पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना बेटा? कोशिका से मिलकर बना है ना। तो यानी अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट आप लिखिए जब तक हम पानी पी लेते हैं। आप लिखिए बेटा कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है, यानी कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है और कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है। समझ में आ गया? ये कोशिका झिल्ली खत्म हो गई। अब अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? अगला पॉइंट है बेटा आपका तारक काय। अगला क्या है? तारक काय। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो देखना बेटा सेंट्रोसोम क्या है। मान लो आपके यहाँ पर चोट लग गई, चोट लग गई। अगर यहाँ पर बेटा चोट लग गई तो वहाँ की कोशिका ख़त्म हो जाएंगी। कहीं अगर चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिका ख़त्म हो जाएंगी। जब कोशिका ख़त्म हो जाएंगी तो वहाँ पर नई कोशिका बनानी भी तो है, यानी सेल डिवीज़न भी तो करना है ना। कहीं अगर चोट लग गई है, आपके यहाँ पर चोट लग गई, घाव हो गया, तो वहाँ की तो कोशिकाएं ख़त्म हो गई। तो अगर वहाँ की कोशिका ख़त्म हो गई तो उस खाली जगह को भरने के लिए नई कोशिका का निर्माण करना पड़ेगा। तो उस नई कोशिका का निर्माण बेटा कौन करता है? तारक काय करता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये हो गया सी, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का पहला कार्य क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। पहला कार्य क्या हो गया? सेल डिवीजन। दूसरा पॉइंट इसमें आपसे पूछेगा, सेल जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज किसने की थी? तो बेटा सेंट्रोसोम की खोज की थी बोवेरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सेंट्रोसोम जो है ये ओनली ह्यूमन में पाया जाता है या प्लांट में भी पाया जाता है? बेटा सेंट्रोसोम प्लांट में नहीं पाया जाता है, और प्लांट में जो सेल डिवीज़न होता है वो होता है किसके ज़रिए? सेल प्लेट के द्वारा। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए कि प्लांट्स में सेल डिवीज़न सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेल प्लेट द्वारा होता है। प्लांट में जो सेल डिवीज़न होता है वो किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट द्वारा होता है। यानी यहाँ पर अगला यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया कि ओनली ऑन ह्यूमन, कि सिर्फ क्या होता है बेटा? जंतुओं में पाया जाता है। ह्यूमन ना लिख लो, जंतु लिख लो, है ना। सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। सिर्फ किसमें पाया जाता है बेटा? सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। समझ में आ गया? अब बात आती है बेटा वैक्यूल्स की।
अब बात किसकी आती है? वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं रसदानी। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं रसदानी। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है वाटर को स्टोरेज करना, पानी का संचय करना। और जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स में लगभग 80%, वैक्यूल्स में कितना? वैक्यूल्स में लगभग 80% पानी पाया जाता है। यानी हम क्या पढ़ेंगे? रसदानी। रसदानी को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या काम है? ये जल को संचित करता है। वैक्यूल्स जो है ये क्या करता है? जल को संचित करता है। अच्छा बेटा ये बताइए, सेल जो है वो जंतु में भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है। तो पानी की आवश्यकता किसे ज़्यादा होगी? जंतुओं को या पादपों को? मतलब पानी की आवश्यकता सेल में ज़्यादा होगी, पानी की आवश्यकता पादपों में ज़्यादा होगी यानी प्लांट्स में ज़्यादा होगी, या जंतुओं में ज़्यादा होगी? तो आप सबका जवाब यही आएगा कि जो पानी की आवश्यकता है वो पादपों को ज़्यादा होती है, जो पानी की आवश्यकता है वो पादपों को ज़्यादा होती है और जंतुओं को कम। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या बन जाएगा? अगर पादपों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो उनके पास जो वैक्यूल्स है ये भी तो बड़ा होना चाहिए। भाई जितना बड़ा वैक्यूल्स होगा उतना ही पानी तो स्टोर कर सकेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? यह जंतुओं में छोटा, यह जंतुओं में छोटा और पादपों में बड़ा होता है, और पादपों में बड़ा होता है ना? ये बात हो गई वैक्यूल्स की। अगला पॉइंट आता है बेटा लाइसोसोम। अभी इस फिगर को जो बनाया है ये हमने सिर्फ जंतु कोश का लिया है। जो अगर कहीं लगेगा कि पादप कोशिका को एक्स्ट्रा पढ़ाना है, यानी पादप कोशिका में जो एक्स्ट्रा अंग पाए जाते हैं तो उसको हम अलग समझा देंगे, एक फिगर के जरिए समझा देंगे आपको। एक साइड में बना देंगे पादप कोशिका, दूसरी तरफ जंतु कोशिका, और दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी ना उसको बीच में कर देंगे, यानी ऐसे करके इस फिगर से समझा देंगे, है ना? ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम किसको समझ रहे हैं? जंतु कोशिका पहले देख रहे हैं, तभी इसको हमने क्या बनाई? गोल बनाई है। क्योंकि जो पादप कोशिका होती है वो बेटा चौकोर होती है ना? और पादप कोशिका में क्या एक्स्ट्रा पाई जाती है? पादप कोशिका में बेटा एक्स्ट्रा पाई जाती है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। तो उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो वैक्यूल्स की बात हो गई, वैक्यूल्स समझ गया। बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बेटा घर का एक चौकीदार है। लाइसोसोम को कैसे ट्रीट करेंगे आप लोग? चौकीदार की तरह। और एक ऐसा चौकीदार जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है, मालिक का भला होना चाहिए, है ना? तो लाइसोसोम क्या है? एक चौकीदार है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम का कार्य क्या है? क्या पढ़ रहे बेटा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का क्या कार्य है? लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन करता है।
लाइसोसोम कोशिका के अंदर क्या करता है बेटा? पाचन करता है। और लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन करता है और लाइसोसोम में पाए जाते हैं जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम। यानी ये क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन, कोशिका के अंदर पाचन करता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। अब जैसे क्या है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बाल्गी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, इसमें से कोई भी अंग अगर क्या कर दे? काम करना बंद कर दे। मान लो गोल्गी बाल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बना के रखी, गोल्गी बाल्गी गुस्सा हो गया, कह रहा हम तो नहीं ले जाएंगे आज, यानी आज हम यातायात नहीं करेंगे, इस ऊर्जा को दूसरे अंग तक नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था की होगी ना। तो उसी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए क्या है बेटा? लाइसोसोम है। यानी कोशिका के अंदर कोई अंग अगर काम नहीं कर रहा है तो यह क्या करता है? उस अंग को ख़त्म कर देता है, उस अंग को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसको? सेंट्रोसोम से कहता है कि इसको दोबारा बनाओ। आपको भी पता है कि सेल डिवीजन का कार्य कौन करता है? सेल डिवीजन का कार्य करता है बेटा सेंट्रोसोम तारक का है। पहले जैसे ये एक सीट है, इस सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है और आपका काम नहीं कर रहा है, तो क्या इसका कारण है? तो पहले तो इस व्यक्ति को यहाँ से हटाओ, तो हटाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। वो काम नहीं कर रहा ना, इसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद जब ये सीट खाली हो गई तो यहाँ पर क्या? सेंट्रोसोम से कहेगा, क्या कहेगा? कि देखो यार, किसी बंदे को लाइए जो ये काम कर सके। सेंट्रोसोम से क्या कहेगा केंद्रक? कि किसी एक ऐसे बंदे को अरेंज करो जो ये काम कर सके। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा? एक बंदा यहाँ पर देगा। क्या करेगा? यहाँ पर एक नई कोशिका अंग का निर्माण करेगा। यानी जो अंग खत्म हो गया है, जो अंग काम नहीं कर रहा है, जो अंग मर गया है, उसकी सफाई का कार्य भी यही करता है। सिर्फ किसको छोड़ के? ब्लड को छोड़ के। क्योंकि बेटा ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में 2017 में, पीसीएस 2017 में आया था कि कोशिका के अंदर शरीर में ऐसा कौन सा अंग है या ऐसी कौन सी कोशिका है जहाँ पर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? ब्लड में। इसी प्रकार जैसे अब क्या होता है, जैसे ब्लड आपका ख़राब हो जाए ना तो इतने जल्दी वो क्या होता है? सही नहीं होता है। क्योंकि ब्लड को मारने का प्रोसेस जो होता है, ब्लड को ख़त्म करने का प्रोसेस तो बहुत टिपिकल होता है। क्योंकि अगर ब्लड में लाइसोसोम होता तब तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। केंद्रक लाइसोसोम को आदेश देता कि जाओ इसको मार गिराओ। अरे घर में कोई व्यक्ति है, वो काम नहीं कर रहा है, तो घर का जो सदस्य है, जो हेड है, इस पूरी कोशिका का हेड बेटा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक को आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे घर के पापा जी हैं। कौन क्या काम करेगा,
कब काम करेगा, किससे क्या काम करवाना है, कोई काम नहीं कर रहा तो उसको कैसे जुतियाना है, कैसे लतियाना है, सब काम केंद्रक करता है। ये जो लाइसोसोम जब किसी अंग को नष्ट करता है तो इसका भी आदेश कौन देता है बेटा? लाइसोसोम केंद्रक ही देता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ से आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इतनी क्षमता बनाइए अपने अंदर कि सर अगर केंद्रक पगला जाए, बात तो ये भी है ना कि ठीक है सर, अगर वैक्यूल्स खराब हो गया, वैक्यूल्स बात नहीं मानना है, गॉल्जी बॉडी बात नहीं मान रही है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूक्लियस बोलेगा वो ख़त्म कर देगा। अगर बात कहीं आ जाती है क्या कि न्यूक्लियस ही काम नहीं कर रहा है, वही पागल हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गया? पागल हो गया। और न्यूक्लियस पागल हो जाता है, न्यूक्लियस पागल हो जाता है। कभी कभी तुमने देखा हो किसी की 6 उंगली निकल आती हैं, वहाँ न्यूक्लियस पागल हो जाता है, भूल ही जाता है वो बनाता ही रहता है, सेंट्रोसोम को आदेश देता रहता है बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। आपके शरीर में जितनी भी एक्टिविटी होती है, यानी कोशिका का जो दिमाग है, कोशिका क्या कार्य करेगा, अभी केंद्रक जब पढ़ेंगे तो केंद्रक को अच्छी तरीके से समझाएंगे। टॉपिक से भटक गए थे, कहाँ लाइसोसोम पे थे और कहाँ केंद्रक पहुँच गए। हाँ, तो लाइसोसोम में कहाँ थे? कोशिका के अंदर पाचन करता है, इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। और हमने आपको बताया जब कोई जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह क्या कहता है? ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसका काम ये है कि किसी तरह काम होना चाहिए। लाइसोसोम का एक ही कार्य है कि सबको मेंटेन करके रखना, और जो काम नहीं करेगा सबको मार डालेगा ये, है ना। राजतंत्र टाइप के काम करता है ये। ऐसे इस समय कहाँ कर चल रहा है? नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह यही तो करता है, जो उसकी बात नहीं मानता है उसको क्या करता है? मार देता है। उसने अपने फूफा जी को तोप पर रख के उड़वा दिया, पता है? उसने अपने फूफा जी को तोप के आगे रख के उड़वा दिया, सैनिकों का इनको ख़त्म कर दो। अभी कोविड-19 वायरस आया, उसने सीधा बोल दिया कि जिसमें वायरस पाया जाएगा उसको जान से मार दो। और उसी प्रकार का ये लाइसोसोम है, जो कार्य नहीं करता उसको तुरंत मार देता है ये। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बोला हम ये काम नहीं करेंगे, ख़त्म, एक ही आदेश है, मार डालो। जैसे समामा योगी जी कर रहे हैं, ये भी पता नहीं किस मूड में आए हैं, सरकार में आए, इन्होंने 1 साल तक यही कहा कि जितने चोर चक्के हैं सबको मार डालो, कहना मार डालो सबको, 1 साल बाद देखेंगे क्या हुआ, है ना। तो बिल्कुल लाइसोसोम यही कार्य करता है, जो भी कोशिका का अंग होगा जो कार्य नहीं करेगा सबको मार डालेगा, ख़त्म कर देगा, और वहाँ पर नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो इसको बेटा क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कब कहते हैं हम आपको समझा रहे हैं। बेटा कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस ही काम करना बंद कर देता है, न्यूक्लियस किसी को आदेश ही नहीं देता। बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स है, ये लाइसोसोम है, ये सबका वास होता है यहाँ पर न्यूक्लियस। और कभी कभी क्या हो जाता है, यही न्यूक्लियस पागल हो जाता है, ये किसी को कुछ कहता ही नहीं है, पागल सा बैठा रहता है। और जब जो बैठा रहता है तो ये सब उधम मचाते हैं। भाई जब आपके पापा सख्त ना हो तो घर में बच्चे उधम मचाते हैं ना, ठीक इसी प्रकार जब ये न्यूक्लियस कुछ नहीं कहता तो ये सारे उधम मचाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर आती है गुस्सा। गुस्सा किसको आती है? लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या करता है? अपने अंदर को, अपने शरीर को फाड़ लेता है, और जैसे अपने शरीर को फाड़ता है पूरी जो कोशिका होती है, पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। जब ये अपने शरीर को फाड़ता है तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। समझ में आया? लाइसोसोम से कुछ और। अब बात आती है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी।
लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो बेटा लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने खोज की थी। और बेटा लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है ना। हमने आपको बताया कि ब्लड में जो ब्लड मतलब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब ब्लड में जब ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड होता है ख़राब, वो पुनर्निर्माण नहीं हो पाता, ख़त्म नहीं हो पाता। तो ये प्रोसेस किससे होती है? ये प्रोसेस बेटा होती है स्प्लीन द्वारा। ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है? स्प्लीन द्वारा। इसको समझा देते थे वो कैसे। अच्छा पॉइंट है ये, एग्जाम में पूछता है कि कोशिका की शरीर के किस कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो ब्लड में, आरबीसी में। कि पूछेगा कि इनमें से किस में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? आंसर होगा वहाँ पर रक्त, ब्लड, आरबीसी, है ना। तो जो बेटा ब्लड होता है, ब्लड तो ब्लड में बेटा लाइसोसोम नहीं होता है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है। जब ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है तो इसकी जगह यहाँ क्या होता है? स्प्लीन होता है। स्प्लीन में जैसे किसी कोशिका यहाँ का जैसे ब्लड कहीं का ख़राब हो गया तो वो क्या करेगा, उस ख़राब ब्लड को स्प्लीन में भेज देगा। और जब यहाँ पर जितना भी ख़राब ब्लड, अच्छा ब्लड सब यहाँ स्टोर रहता है। इसको इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं बेटा ब्लड बैंक। आपने पढ़ा, याद किया होगा, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। स्प्लीन को क्यों ब्लड बैंक कहते हैं ये हमने आपको बता दिया। और बेटा स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्र। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? स्प्लीन ने करते हैं। यहाँ पर स्प्लीन में ये क्या कर देता है? ख़त्म करता है। यानी ख़राब ब्लड कहाँ ख़त्म होता है? वो होता है बेटा स्प्लीन में। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम की जगह स्प्लीन होता है। ख़राब ब्लड स्प्लीन की मदद से ख़राब ब्लड स्प्लीन में आता है और स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। और इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ख़राब ब्लड ख़त्म किया जाता है ना। अब बात आती है केंद्रक की। अब केंद्रक की कहानी बहुत ही रोचक है। केंद्रक बन के बैठे हैं जैसे एक सख्त पापा नहीं कतई बाप। जानते हो ना पाप? एक तो पापा होते हैं जो बात सुनते हैं, नहीं मानते, मतलब बच्चों की बात सुनी जाती है, वो बाप। एक होते हैं कतई बाप। पापा और बाप में यही अंतर होता है। और अक्सर आपने सुना होगा जब मम्मियाँ गुस्सा होती हैं, उनसे कुछ पूछो तो क्या कहती हैं? बाप ना बनो हमारे ज़्यादा। क्यों कहते हैं अभी समझाते हैं आपको। ये बेटा हो गया न्यूक्लियस, यहाँ हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ हो गया गोल्गी बॉडी, यहाँ हो गया सेंट्रोसोम, यहाँ हो गया वैक्यूल्स, यहाँ हो गया लाइसोसोम। अभी इसमें पानी भरना बाकी है, पानी भरेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। तो बात है केंद्रक की। केंद्रक क्या है बेटा? पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक जो है वो क्या करता है? पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है ना। किसको कब और क्या काम करना है ये सब केंद्रक करता है। और केंद्रक में ही पाया जाता है डीएनए, और डीएनए में होती है सारी इन्फॉर्मेशन।
जैसे आपने कभी देखा होगा, अच्छा कभी आपने सोचा है कि ऐसा ही क्यों होता है कि हमारे नाखून यहाँ नहीं निकलते? नाखून तो यहाँ भी, सेल यहाँ भी है, सेल यहाँ भी है। पता चले यहाँ नाखून निकल रहे हैं और यहाँ दांत निकल रहे हैं। इन सब चीज़ की जानकारी केंद्रक के पास होती है। और जिसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, जहाँ पर बहुत चीज़ें स्टोर रखती हैं, किसको क्या करना है, कब करना है, क्या, उसको क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। कि जैसे घर में बोलते हैं कि तुमने ऐसा सोचा, इसके पीछे किसने तुम्हें दिमाग दिया, यानी किसने तुम्हें राय दी, किसने तुम्हें सूचनाएं दी। तो जो सूचना देता है या जो सूचनाएं रखता है अपने पास, उसे कहते हैं दिमाग, यानी कोशिका। केंद्रक को क्या कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं कोशिका का दिमाग। केंद्रक को क्या कहते हैं बेटा? केंद्रक को बोलते हैं कोशिका का दिमाग। इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग। केंद्रक को क्या कहते हैं बेटा? केंद्रक को कहते हैं कोशिका का दिमाग। अब बात है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो ट्रिक के मदद से बताते हैं। जितने भी मोस्टली बीज होते हैं, जैसे आप तरबूज खाते हैं, तरबूज का बीज कैसा होता है? ब्राउन होता है ना। सेब खाते हैं, सेब का बीज कैसा होता है? ब्राउन होता है। गेहूं का बीज ब्राउन, जौ का बीज ब्राउन। तो मोस्टली बीज जो आपने देखे हैं, अब आप कहोगे मटर का बीज तो भैया सफ़ेद होता है, मटर का बीज तो सफ़ेद होता है। भाई मटर को नहीं देखना है यार, हमें चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना है, जो चीज़ें याद रहें आसानी से। इतना सिलेबस है, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी, बायोलॉजी भी पढ़नी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सब कुछ, पॉलिटी, हिस्ट्री तो अपने आप में एक, मतलब क्या बताएं क्या है। इतनी सारी तिथियाँ, इतने सारे नाम, अकबर ने किससे लड़ा, अकबर का के बाद कौन सा राजा बना, अकबर ने किसको पराजित किया, कब युद्ध हुआ, ये सब, मतलब इतना सिलेबस तो पहले ही है। तो क्यों ना बायोलॉजी को थोड़ा सरल करके पढ़ा जाए। तो बस इसीलिए यार बता रहे हैं। तो जितने भी मोस्टली बीज आपने देखे होंगे वो ब्राउन होते हैं, यानी इसकी खोज कौन कर देगा? इसकी खोज कर देंगे रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोज किसने कर दी बेटा? इसकी खोज कर दी रॉबर्ट ब्राउन ने। और डीएनए जो होता है वो भी किस में पाया जाता है? कोश केंद्रक में ही पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है ना। डीएनए भी केंद्रक में पाया जाता है। और जो केंद्रक होता है ये 80% किससे बनता है बेटा? 80% प्रोटीन से बनता है। 80% प्रोटीन से बनता है। केंद्रक समझ में आ गया? अगर केंद्रक समझ में आ गया तो फिर बात आती है बेटा किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। बात आती है प्रोटोप्लाज्म की। जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म का जो नामकरण है बेटा वो किया था पुरकिंजे ने। ये प्रोटोप्लाज्म है, इसको पढ़ो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है ना। यहाँ भी प्रो और यहाँ भी पुर, यानी अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा? पुर। प्रोटोप्लाज्म को पढ़ो प्रोटोप्लाज्म। ठीक यही है। प्रोटोप्लाज्म को पढ़ो प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म और पुरकिंजे में क्या कॉमन है? पुर कॉमन है, यानी इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी, है ना।
प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का जीव द्रव्य है। प्रोटोप्लाज्म जो है एक तरफ का क्या है बेटा, जीव द्रव्य है, यानी एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है बेटा वो क्या होता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, यानी वो कहाँ पर होता है, यहाँ होता है। क्यों होता है वो भी हम आपको समझा देंगे, आप बेफिक्र रहिए, है ना। ऐसा पूरे में फैला होता है, पूरे में भरा होता है। ये पूरे में हमने क्या भर दिया बेटा, जीव द्रव्य भर दिया। ये कुछ देखो जीव द्रव्य की क्यों इम्पोर्टेंस है ना। देखो इसके नाम भी लिख दें, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, गोल्गी बाडी, माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये ER, ये न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी हो गया। बेटा एक कोशिका के अंदर छुट्टा कहीं अगर पड़ा होता माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं छुट्टा पड़ा होता ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहीं छुट्टा पड़ा होता न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स और लाइसोसोम, अगर छुट्टा पड़ा होता। आपको पता है किसी चीज़ को अगर आंतरिक मजबूती देनी है तो कंकाल तंत्र तो लगाना ही पड़ता है, और लेकिन कितना बढ़िया रहे अगर उसमें पानी भी भर दिया जाए तो और अंदर से सख्त हो जाएगा। तो जो चीज़ें जहाँ पर हैं वहीं रहेंगी, और आपस में अगर लड़ेंगी भी तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, कम चोट आएगी, यानी चोट से बचाने के लिए। आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप पानी के अंदर 2 कटोरी को लड़ा के देखना, और उन्हीं कटोरी को पानी के बाहर लड़ा के देखना, आपको आवाज़ में अंतर मिलेगा, है ना। तो बस इसीलिए कि ये जो कोशिका के अंग हैं ये आपस में टकरा के टूटे ना, आपस में लड़े ना, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए इसमें भर दिया गया पानी। पानी ही होता है इसमें पानी ही होता है, तरल गाढ़ा पदार्थ पानी ही है, इसमें कुछ और नहीं है ना। तो इसमें क्या भर दिया गया, पानी, और इसी पानी को बोला जाने लगा क्या, जीव द्रव्य। अब देखना बेटा, आपने याद किया होगा कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहते हैं। क्यों कहते हैं हम बता रहे हैं। पहली क्लास में हमने आपको बताया, जो कोशिका जब जिस दिन शुरू की उस दिन हमने आपको बताया कि कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। उन्होंने कहा कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, मतलब ये है कि पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, यानी पूरे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। आपके यहाँ भी कोशिका है, आपके यहाँ भी कोशिका है, मतलब पूरा शरीर कोशिका से ही मिलकर बना है। अब पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है तो पूरे शरीर में ये अंग भी हैं, हर कोशिका, ये कोई पूरे शरीर के अंग नहीं, ये प्रत्येक एक कोशिका है और एक कोशिका के पास इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। तुम्हारे यहाँ का जो कोशिका है उसके पास यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, उसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास अपना वैक्यूल्स है, उसके पास अपना सेंट्रोसोम है, सबके पास अपनी अपनी चीज़ लेके बैठे हैं, सब अपने में राजा हैं, सबके पास इतनी चीज़ें हैं। अब बेटा आप ये बताइए, अगर कहीं ऐसा हो कि ये पानी ना भरा होता, अगर पानी ना भरा होता तो पूरे ये आपस में लड़ती, और लड़ती कोई एक जगह थोड़ी लड़ती, पूरे शरीर में लड़ती हैं, और जब पूरे शरीर में लड़ती तो क्या होता, पूरा शरीर ही खराब हो जाता। भाई आपको ये पता है कि जो झगड़ा होता है ना हमेशा इंसान को बर्बाद करता है, झगड़ा जो होता है हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। ऐसे जो हम लोगों के पूर्वज हैं वो कहते थे कि अगर दुश्मन
को अगर पीछे करना है तो उसको कुछ मत करो, एक युद्ध में फंसा दो। युद्ध मीन्स झगड़ा। समझदार व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करता है। समझदार व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करता है, वो उसका तोड़ निकालता है, उसका अदर ऑप्शन देखता है ना। तो बस अदर ऑप्शन क्या था कि इनको आपस में नहीं लड़ाना था, उन्होंने भर दिया बीच में पानी और उसको बना दिया गया जीव द्रव। तो आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए, इतनी देर से समझा रहे हैं कि अगर ये पानी नहीं होगा तो पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। भाई साहब आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, आपस में खत्म। यानी कोई आपस में ना लड़े, उसके लिए क्या डाल दिया गया, पानी भर दिया गया। और जब पानी भर दिया गया यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, इसीलिए इसको कहने लगे क्या, जीवन का आधार, बेस ऑफ लाइफ। बेस ऑफ लाइफ यानी जीवन का आधार। जीवन का आधार बेटा किसने कहा, जीवन का आधार कहा हैक्सले ने। जीवन का आधार किसने कहा, जीवन का आधार कहा हैक्सले ने। और जो ये जीव द्रव होता है, जीव द्रव होता है बेटा दो प्रकार का। एक होता है केश का द्रव, एक होता है क्या बेटा, एक होता है तुम्हारा केश का द्रव और दूसरा होता है केंद्र का द्रव। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है केंद्र का द्रव। केश का द्रव और केंद्र का द्रव, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो जंतु सेल है वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बेटा पादप सेल होती है यानी जो प्लांट सेल होती है, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, तो उन चीज़ों को और पढ़ा दे रहे हैं। फिर दोनों को कोरिलेट करके पढ़ा देंगे, दोनों को अलग अलग करके बता देंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अब वो जो नया पैटर्न एग्जाम का है वो क्या कर रहा है, वो आपसे ये पूछता है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है। ऑप्शन देगा जंतु कोशिका में, दूसरा होगा पादप कोशिका में, तीसरा होगा जंतु तथा पादप दोनों में, और अगला ऑप्शन होगा इनमें से किसी में नहीं, है ना। तो यानी कोरिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया। तो इस चीज़ को नोट करिए और आगे पढ़ते हैं। हो गया, चलो। अब बात आती है बेटा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। अगला क्या है बेटा, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है बेटा, यह सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। और ये काहे की बनी होती है, ये बनी होती है बेटा सेलुलोज से। है ना। तो सबसे पहला ये काहे से बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज से बनी होती है ना। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है यह पेड़ पौधों को
यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। कैसे सुरक्षा देता है ये अभी आपको जब इसका फिगर बनाएंगे तब सब समझा देंगे। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। अब बात आती बेटा, जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जीवाणु की कोशिका किससे बनी होती है और कवक की कोशिका काहे से बनी होती है। ये पूछता है कि जो जीवाणु है इसकी जो कोशिका भित्ति है, यानी जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है और जो कवक की कोशिका भित्ति है वो काहे की बनी होती है। तो बेटा जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है कायरिन की, और जो जीवाणु है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन की। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और जो कवक की कोशिका भित्ति है वो बनी होती है कायरिन की। कोशिका भित्ति खत्म हो गई। अब इसमें एक बस छोटा सा प्लास्टिज और पढ़ेंगे और उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। इस वक्त पढ़ेंगे अगली क्लास में। प्लास्टिड को बोलते हैं बेटा लवक। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। जो बेटा प्लांट होता है, प्लांट की जो सेल होती है और उस सेल का, यानी प्लांट की सेल का ये सबसे बड़ा अंग होता है। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल का ये सबसे बड़ा अंग होता है। यानी ये हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। और यह जो होता है केवल किसमें पाया जाता है बेटा? केवल पादपों में पाया जाता है। और कितने प्रकार का होता है? ये होता है बेटा 3 प्रकार का। ये होता है 3 प्रकार का। इसका पहला प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो को बोलते हैं बेटा वर्णित लवक, इसको बोलते हैं अवर्णित लवक, और इसको बोलते हैं बेटा हरित लवक। हरित लवक। जो प्लास्टिड है, प्लास्टिक पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। तो इसके जो कार्य हैं वो यही समझ लेते हैं।
जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है भोजन बनाना। इसका सबसे पहला कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, यानी भोजन बनाना। जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा पत्ती तथा तना में। पत्ती एंड तना में पाया जाता है। भोजन बन गया तो भोजन को रखने के लिए भी आवश्यकता पड़ेगी। भाई खाना जब घर में बनता है तो खाना को रखने के लिए आपको कुछ बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। अब पेड़ पौधों पर तो बर्तन होता नहीं है ना। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये फूड को स्टोरेज करता है, फूड स्टोरेज का कार्य करता है क्या? क्रोमोप्लास्ट। ये कहाँ पाया जाता है? ये बेटा पाया जाता है जड़ तथा फल में। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाएगा, क्रोमोप्लास्ट खाना को रखेगा, ठीक। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसका कार्य होता है बेटा रंग प्रदान करना। इसका कार्य क्या होता है? रंग प्रदान करना। और जैसे लाल मिर्च, या सिर्फ मिर्च लिखो, देखो मिर्च जो होती है और जो टमाटर होता है ना, ये किसके कारण, इसका कारण किससे आता है? लाइकेन के कारण, लाइकेन के कारण, है ना। मिर्च और टमाटर में पाया जाता है बेटा लाइकेन। मिर्च तथा टमाटर में लाइकेन, गलत बताया गया। लाइकेन यहाँ कहाँ आ गया? लाइकेन तो पीछे पढ़ा चुके हैं, है ना। लाइकोपेज, लाइकेन क्या होता था? कल आपको बताया था सिम्बायोटिक, है ना। तो मिर्च जो टमाटर है उसका कलर आता है लाइकोपेज के कारण। किसके कारण? लाइकोपेज के कारण। इसी प्रकार अगर पूछेगा तुमसे कि गाजर का कलर कैसे आता है, तो गाजर का कलर आता है बेटा कैरोटीन के कारण। गाजर का कलर किसके कारण आता है? गाजर का कलर आता है कैरोटीन के कारण। अगर पूछेगा चुकंदर का कलर, चुकंदर, तो चुकंदर का कलर आता है बेटा बीटा नोन के कारण, बीटा नोन के कारण। क्या कारण? बीटा नोन के कारण। और इसी में आप लिख लिए बेटा सिलिया और जो फ्लैजेला है, यहाँ मत लिखना, इसको आगे बता देंगे। एक नोट लिखिए, एक नोट करके लिख लो बेटा, जो सिलिया और फ्लैजेला हैं ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। सिलिया एंड फ्लैजेला सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। सिलिया और जो फ्लैजेला है वो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। और अगर यहाँ से एक पॉइंट और हम समझना चाहें तो एक चीज़ और समझा दे रहे हैं आपकी, कि जो मानव का कलर होता है, मनुष्य का कलर होता है, वो किसके द्वारा आता है ना। कोई आदमी काला है तो वो काला क्यों है, गोरा है तो गोरा क्यों है। बेटा मनुष्य का जो रंग होता है, मनुष्य का जो रंग होता है वो आता है किससे? मेलानिन द्वारा, मेलानिन द्वारा। मेलानिन अधिक तो ब्लैक, तो आदमी क्या हो जाएगा? तो आदमी ब्लैक हो जाएगा। और मेलानिन अगर कम हो जाएगा तो कलर कैसा हो जाएगा? फेयर हो जाएगा।
मनुष्य का रंग मेलानिन के द्वारा आता है। मेलानिन की मात्रा अधिक होती, आदमी काला होगा, और मेलानिन की मात्रा कम होगी, आदमी गोरा होगा, फेयर होगा। अगली क्लास में हम लोग बेटा पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में।